तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नया यूनिट। तो नया यूनिट है आपका बैलेंसिंग और ये आपका है यूनिट नंबर 7। ये है यूनिट नंबर 7 जो कि ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि बैलेंसिंग एंड वाइब्रेशन दोनों को अगर बोल दिया जाए, बैलेंसिंग एंड वाइब्रेशन से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, कितने मार्क्स का आता है? 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो उतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना है बैलेंसिंग एंड वाइब्रेशन से, और लेकिन हाँ इतना आपको लेके जाऊंगा कि आप इसका बैलेंसिंग का न्यूमेरिकल कर लेंगे। ठीक है, और न्यूमेरिकल भी मैं करवाऊंगा इसका। क्लियर है? जैसे भी आप लोग देखते आ रहे हैं, हर एक का 1-2 न्यूमेरिकल करवा देता हूं, तो इसका भी करवाऊंगा। बैलेंसिंग का भी न्यूमेरिकल होगा, लेकिन वाइब्रेशन जो है वो पूरा आपका थ्योरेटिकल बेसिस रहेगा। ठीक है, क्योंकि अगर वाइब्रेशन में जाओगा तो वाइब्रेशन बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है ना। वाइब्रेशन का एक बुक आता है, लेकिन हाँ वाइब्रेशन का आपको पूरा कॉन्सेप्ट दिया जाएगा कि वाइब्रेशन क्या होता है, कैसे एम्पलीट्यूड, कैसे उसका जो भी फ्रीक्वेंसी चेंज होता है तो वाइब्रेट करता है कोई भी बॉडी, और से फर्स्ट डिग्री के लिए आप लोग को क्लियर करवाऊंगा वाइब्रेशन में। ठीक है, तो ये है आपका बैलेंसिंग। ठीक है, तो बैलेंसिंग का हम लोग देख लेते हैं बैलेंसिंग में क्या क्या होता है। तो देखो क्या होता है बैलेंसिंग। अब आते हैं अपने पॉइंट पे। बैलेंसिंग क्या होता है कि जितने भी आप लोग मशीन देखे हैं, है ना, तो मशीन में बहुत सारे पार्ट मिल के बनते हैं। जैसे मशीन में अगर मान लो सिंपल अगर यही बात करूँ, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। ठीक है, तो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में भी कितने पार्ट थे आपके? 6 पार्ट थे, है ना। 6 लिंक था। 6 लिंक के 6 या फिर बोल सकते 4 बार लिंक बोला गया था उसको। तो 4 बार लिंक में आपको 4 लिंक कनेक्ट था। ठीक है, तो जितने भी लिंक हैं उनका सबका अलग अलग मास होगा, है ना। तो अगर वो मोशन में आएंगे, जितने भी आपके लिंक हैं, अगर वो लिंक मोशन में आएंगे, तो अगर लिंक का मोशन होगा और मास है खुद के पास, तो वो क्या करेगा? अपने पोजीशन से मूव करेगा तो खुद का एक इनर्शिया फोर्स लेगा, है ना। मान के चलिए कि ये आपका पिस्टन है। ठीक, इस तरीके से आपका पिस्टन है, वर्टिकल पिस्टन बनाया हूँ। ठीक, ये है आपका पिस्टन, ये आ गया आपका सिलेंडर, और ये है आपका कनेक्टिंग रॉड, और ये है आपका क्रैंक। ठीक, तो ये मान के चलो पिस्टन दिया गया है, ये वाल्व है आपका इनलेट आउटलेट वाल्व। तो अगर ये पिस्टन क्या होगा, इस तरीके से इसमें मूव करेगा। ठीक है, तो पिस्टन का कुछ मास होगा, है ना, क्रैंकिंग रॉड का मास होगा। तो अगर ये मास अपने पोजीशन पे अगर वाइब्रेट मोशन करने लगेगा, ठीक है, मोशन होगा, तो इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए एक और मास चाहिए। इसको बात को समझिए कि मैं अकेला एक मास हूँ, है ना। जैसे कहने का मतलब ये मास है, ये सिस्टम पे यहाँ पे ऐसे लगा हुआ है। मान लो ये शाफ्ट है, शाफ्ट पे एक ऐसे मास लग गया है। ठीक, और ये शाफ्ट क्या कर रहा है? इस तरीके से रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो इसका जो मास होगा वो मास क्या करेगा? इस जो शाफ्ट है, शाफ्ट को क्या कर सकता है कि मान के चलो ये बहुत तेज़ी से ऐसे घूम रहा है। ठीक है, तो इसका मान लो एम है, रेडियस कुछ आर पे है। क्लियर है? तो ये मास अगर इस तरीके से ऐसे घूम रहा है, ठीक है, तो बहुत अगर इसका स्पीड हम लोग बढ़ाते जाएं, ठीक है ना, जो आरपीएम है इसका शाफ्ट का जो रोटेट कर रहा है, तो अगर ये घूमेगा इस तरीके से, तो क्या होगा? ये मास इसके ऊपर क्या लगेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर लगेगा। अगर ये इस तरीके से घूम रहा है तो क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर लगेगा। तो अगर मान के चलो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत ही ज़्यादा हो गया, है ना, अगर ज़्यादा स्पीड के कारण, तो ये शाफ्ट को क्या करेगा? एक समय पे इसको बेंड कर देगा। क्या कर देगा? इसको बेंड कर देगा। क्लियर हो रहा है बात को? अगर वो बहुत तेज़ी से ऐसे घूमने लग जाए एक ही साइड से, तो क्या हो जाएगा? इस शाफ्ट को क्या करेगा? बेंड कर देगा, बेंड करेगा, बेंडिंग आ जाएगी इसके अंदर। तो जैसी बेंडिंग आएगा तो ये पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। क्लियर है बात को? अगर मैं क्या करूं कि इसी मास के अपोजिट साइड में एक बैलेंस मास लगा दूं, यहाँ पे क्या कर दूं? एक बैलेंस मास जिसका एम है, तो ये भी मैंने एम से क्या कर दिया? उसके अपोजिट साइड में एक मास लगा दिया। ठीक है, अब ये मोशन होगा इसके अंदर, तो इसके जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे F1 लग रहा है, इधर भी ये भी क्या लगाएगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएगा, है ना, अपोजिट साइड में सेम उसी पॉइंट पे। तो क्या होगा? इस जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर लग रहा था, इसको क्या कर देगा? वो काउंटर बैलेंस कर देगा। क्लियर है ना? तो इसीलिए हमें बैलेंसिंग की ज़रूरत होती है। क्लियर हुआ कि बहुत सारे पार्ट ऐसे होते हैं आपके मशीन के अंदर कि जो कि आपके
वेल बैलेंस्ड नहीं होते हैं, हमें उसको बैलेंस करना पड़ता है। जैसे कि अगर आप पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में देखे होंगे तो मान के चलो ये पिस्टन है, इस तरीके से मूवमेंट होगा, तो ये जो यहाँ पे अगर आप लोग देखे होंगे रियल लाइफ में, तो क्रैंक का जो यहाँ पे मास होता है वो इस पोजीशन पे बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर देखोगे लोअर पोर्शन में तो इधर जो मास रहता है वो ज़्यादा किया रहता है, और इधर जो अपर पोर्शन रहता है वहाँ पे क्या होता है, कम होता है। क्लियर है? जब आप कनेक्ट देखे होगे इस तरीके का रहता है, यहाँ से इस तरीके से, ठीक है ना, तो नीचे वाला पोर्शन ज़्यादा होगा, ऊपर कम होगा, अगले में ऊपर ज़्यादा होगा, नीचे कम होगा, इस तरीके का रहता है ना। और यहाँ पे पिस्टन लगा रहेगा, इस तरीके से पिस्टन लगा रहता है। क्लियर है? तो ये जब रोटेट करेगा तो यहाँ पे मास और यहाँ पे मास ज़्यादा है, ठीक है ना, यहाँ पे और यहाँ पे ज़्यादा है, तो ये इस बैलेंस को, इस मास को क्या करता है, ये दोनों काउंटर करेगा, है ना, कि ताकि इस शाफ्ट के एक्सिस पे कोई भी ज़्यादा डिफ्लेक्शन ना हो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। ये जो FC लग रहा है यहाँ पे, इस फोर्स के कारण ज़्यादा आपका डिफ्लेक्शन ना हो। क्लियर है? तो देखो क्या होता है, मेन कारण क्या होता है, जैसे ही आपका अनबैलेंस्ड मास होगा वो क्या क्या कर सकता है आपके मशीन को, आपको मशीन को बहुत हार्म कर सकता है। जैसे कि मान के चलो ये बैलेंस नहीं होगा तो उसका एम्पलीट्यूड कभी ज़्यादा होगा, कभी कम होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है, कभी कम हो सकती है। तो आप लोग सोम में पढ़े होंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कि एक नाम दिया गया था फटीक लोड का, ठीक है, क्या नाम दिया गया था, फटीक लोड। आप लोग देखे थे फटीक लोड क्या होता था, इस तरीके का आता था मोशन, इस तरीके से फटीक लोड आता था कि क्या होगा, एम्पलीट्यूड क्या होता है, चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या होता है उसका चेंज होता है। तो ड्यू टू फटीक लोड क्या होता है, कोई भी सिस्टम बहुत ही जल्दी क्या होता है, वो फेल हो सकता है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, मान के चलो ये आपके पास रॉड है ना, रॉड को अगर आप इसके टेंशन कर रहे हो, ऐसे खींच रहे हो, तो आपको बहुत ही ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इसको तोड़ने के लिए। लेकिन अगर आपको बोला जाए इसको आपको तोड़ना है यहाँ से, तो आपको क्या करोगे, सिंपल ऐसे पकड़ोगे, ऐसे 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 2-3 बार 4 बार इसको क्या करोगे, इधर करोगे, और यहाँ से क्या हो जाएगा, वो ब्रेक कर जाएगा। क्लियर हुआ बात? इस तरीके से हम लोग लोड है, तो इसी लोड को हम लोग बोलते हैं फटीक लोड। तो यही वाला जो बोला गया है इस केस में वाइब्रेट करेगा, क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। जो इसका एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी होता है वो टाइम के साथ चेंज होते रहेगा, है ना। तो जैसे ही टाइम के साथ इस तरीके से ऐसे ऐसे होगा तो क्या होगा, यहाँ पे वाइब्रेशन होएगा। जैसे मान के चलो मैंने इस पे बोर्ड पे ऐसे मारा, तो देखो ये क्या होगा, कुछ देर तक ऐसे वाइब्रेट किया, है ना। वही चीज़ ये जो अनबैलेंस्ड मास है पूरे सिस्टम के अंदर क्या कर देते हैं, वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर देंगे, नॉइज प्रोड्यूस कर देंगे। तो उस तरीके से इसका जो मशीन का लाइफ होगा वो बहुत ही क्या हो जाता है, कम हो जाएगा, बहुत ही क्या होगा, डिक्रीज होगा। मान के चलो इसका 2 ईयर लाइफ होगा तो वही डिक्रीज होकर 3 मंथ्स में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है कि इसका क्या करना पड़ता है, बैलेंसिंग करना पड़ता है। हर एक जो भी अनबैलेंस्ड मास होते हैं उनकी क्या करनी होती है, बैलेंसिंग करनी होती है। तो पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए बैलेंसिंग का, क्यों हम लोग बैलेंस करते हैं और क्या अगर नहीं करें तो क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। क्लियर? तो चलो अब देख लेते हैं डेफिनेशन इसका। देखिए क्या है, अ मशीन हैज मेनी मूविंग पार्ट्स, वही जो अभी बताया हूँ वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे। अ मशीन हैज मेनी मूविंग पार्ट्स and moving parts and the moving parts are not completely balanced। जितने भी मूविंग पार्ट्स होते हैं वो पूरे completely बैलेंस नहीं होने देते हैं। तो क्या करता है, it produces noise। क्या प्रोड्यूस करेगा, आपका नॉइज प्रोड्यूस होगा, और वाइब्रेशन एंड ऑल्सो वियर एंड टीयर। वियर एंड टीयर क्या, मान के चलो कि ये कोई भी चीज़ यहाँ पे बैलेंस नहीं है तो ये क्या करेगा, इस तरीके से होगा, ऐसे क्या होगा, वाइब्रेट होते रहेगा। तो जो इनके कॉन्टेक्ट में आएगा वहाँ से कुछ मटेरियल भी रफ करके तोड़ सकता है ना। तो क्या हो सकता है, वहाँ से वियर एंड टियर होने लगेगा इन द सिस्टम के अंदर वियर एंड टियर होगा। ठीक है, आगे देखिए, सो बैलेंसिंग प्रोवाइडेड, बैलेंस हमें प्रोवाइडेड करना पड़ता है बाय द सेकेंड मास। कोई भी एक अदर मास लगा के इस मास को हमें क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है, इन ऑर्डर टू कॉन्टेक्ट द इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या करना पड़ता है उसको, जो भी इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है फर्स्ट मास के थ्रू, उसको हमें काउंटर बैलेंस करना पड़ता है, जो हम अलग से मास वहाँ पे लगाते हैं।
क्लियर। आगे देखिए, द मास विच इज अनबैलेंस द सिस्टम इज कॉल्ड डिस्टर्बिंग मास। जो यहाँ पे अनबैलेंस मास है, ठीक है ना, ये अनबैलेंस मास है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टर्बिंग मास बोलेंगे। क्लियर है। एंड द मास विच इज काउंटर बैलेंस द इफेक्ट ऑफ डिस्टर्बिंग मास इज कॉल्ड बैलेंस्ड मास। और इसको क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड मास, इसको बोलेंगे बैलेंस्ड मास। और ये क्या है आपका, डिस्टर्बिंग मास। क्लियर हुआ दोनों के बात, ठीक है। तो हमें मान के चलो क्या करना था, मेन यही काम करना है कि हमें क्या करना है, यहाँ पे बैलेंसिंग करना है किसी भी सिस्टम का, ठीक है। तो इसमें अलग अलग चीज़ देखेंगे, पहले फर्स्ट मास देखेंगे एक प्लेन के, फिर दूसरा प्लेन पे, तीसरा प्लेन पे, इस तरीके से, ठीक है। तब तक इसको इंट्रोडक्शन नोट डाउन कर लो, फिर आगे करते हैं इसका। चलिए अब देखते हैं हम लोग बैलेंसिंग ऑफ सिंगल रोटेटिंग मास बाय अ सिंगल मास रोटेटिंग इन अ सेम प्लेन, ठीक है। एक ही प्लेन में क्या करना है आपको, एक बैलेंस को जो भी अनबैलेंस्ड मास को क्या करना है, बैलेंस करना है। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए अब डायग्राम से मान के चलो ये क्या है आपका, ये है आपका एक्सिस ऑफ शाफ्ट, ये क्या है, एक्सिस ऑफ शाफ्ट, जो कि इस एक्सिस ऑफ शाफ्ट पे, या फिर इसको बोलते हैं रेफरेंस एक्सिस, क्या बोलेंगे, एक और नाम बोल देते हैं इसको, और क्या बोलते हैं, रेफरेंस एक्सिस। क्लियर। देखिए या तो आप एक्सिस ऑफ शाफ्ट बोल लो या फिर रेफरेंस एक्सिस। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है कि एक आपके पास अनबैलेंस्ड मास है जिसका मान लो क्या है, m है, और ये रेडियस r पे है। क्लियर है। ये रेडियस कितने पे है, r पे है, जो कि इस पॉइंट पे है। और ये बात हो रहा है अभी कि सेम प्लेन पे बात हो रहा है। तो प्लेन आपको पता है अलग अलग प्लेन होता है, 3 प्लेन होते हैं, जैसे कि आपको बता देता हूँ कैसे प्लेन होते हैं। मान लो ये क्या है आपका, ये अलग प्लेन है, ऐसे बना लो, दिखा देता हूँ 3 प्लेन कैसे होता है। ये देखो, ये मान के चलो x है, ये y है और ये z है। क्लियर। तो अगर इस प्लेन की बात करो, ये वाला प्लेन, तो ये क्या है आपका xz प्लेन है। क्लियर है। ये कौन सा प्लेन है, हो गया आपका xz प्लेन। प्लेन देखो क्लियर हो जाएगा तो काम खत्म। इसको दूसरे तरीके से भी समझाऊंगा। ये क्या है आपका yz प्लेन है, yz प्लेन। क्लियर। और ये कौन सा प्लेन है आपका, xy प्लेन, xy प्लेन। क्लियर। तो अभी क्या बात हो रहा है कि जो आपका बैलेंसिंग ऑफ सिंगल रोटेटिंग मास बाय अ सिंगल मास रोटेटिंग इन अ सेम प्लेन। सेम प्लेन कहने का मतलब कि इसी प्लेन में आपका एक मास लगा हुआ है जो डिस्टर्ब कर रहा है, और इसको हमें काउंटर बैलेंस करना है दूसरे मास से। क्लियर है ना। ये मान के चलो जिसका रेडियस r है और मास कितना है, m है। क्लियर है बात, ठीक। तो अब बात को समझो कि देखो अलग अलग कैसे हो सकता है। मान के चलिए कि ये आपका एक्सिस है, ठीक है, शाफ्ट का एक्सिस है। यहाँ पे इस तरीके से एक अनबैलेंस्ड मास है, ऊपर में क्या लग रहा है, इसे अनबैलेंस्ड मास है। तो हमें क्या करना है, इसी प्लेन पे इसके नीचे एक और मास लगा के इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। क्लियर। अगर मान के चलो डिफरेंट रहता तो क्या होता, एक मास यहाँ रहता, ठीक है, दूसरा हम कहाँ लगाते, इस तरीके से लगाते, और इसको एक और हम इधर से लगाना पड़ता। क्लियर। एक मान के चलो ये डिस्टर्ब मास है, यहाँ पे हम इसको एक बैलेंस मास लगा रहे हैं, और इसको फिर ये दोनों को काउंटर करने के लिए एक और मास लगाना पड़ता है इधर। तो क्या होता है, हम ये देखो ये अलग प्लेन होता, यहाँ लगा देते, दूसरा यहाँ पे मान लो, और तीसरा हम इस डायरेक्शन में इधर की ओर लगा देते हैं। क्लियर। एक तो इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर, और तीसरा इधर रहता। क्लियर। तो ये देखो अलग अलग डिफरेंट प्लेन में है। क्लियर। बात को समझ गए, अलग अलग डिफरेंट प्लेन। तो इस अभी लेकिन क्या बात हो रहा है कि एक सेम प्लेन पे ही हमें क्या करना है, मास को बैलेंस करना है। क्लियर। चलिए इसको हम देख लेते हैं। और देखो तो ये यहाँ पे देखिए, ये मान लो कितना है, मास m है, ठीक, और कितना रेडियस पे है, r रेडियस पे है। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसको बैलेंस करना है एक और मास लगा के। मान लिया कि यहाँ पे क्या लगा है हम लोग, बैलेंस मास, जिसका मान लेते हैं मास क्या है आपका m1 है, और रेडियस कितना है, r1 है। क्लियर है।
रेडियस कितना है, R1 है। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या होगा कि जैसे ही ये रोटेट होगा यहाँ से, इस रेफरेंस एक्सिस से इस तरीके से रोटेशन होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा। आपको पता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा जो कि क्या लगेगा, आउटवर्ड्स लगेगा, है ना। इस शाफ्ट से क्या लगेगा, बाहर की ओर लगेगा। तो यहाँ पे FC1, ठीक है, FC मान लो, ठीक है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ लग रहा है, बाहर की ओर, तो ये इसको बैलेंस करेगा। तो इधर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा जिसको मान लेते हैं FC1। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब बात करते हैं, अब अगर कुछ समय बाद देखो तो ये क्या होगा, इस तरीके से रोटेट होगा। तो रोटेट होगा तो मान लो कुछ एंगल पे इधर चला जाएगा, ये जो मास है वो चला जाएगा यहाँ पे, और इसको जो काउंटर बैलेंस करेगा M1 वो यहाँ पे आ जाएगा M1, और जो कि एंगल बनाएगा थीटा, ये भी एंगल बनाएगा थीटा। इस तरीके से रोटेट होगा, है ना। ये ऐसे रोटेट होगा तो कुछ ऐसे दिखेगा आपको, जो कि यहाँ पे लगेगा, ये क्या लग रहा है आपका, FC लग रहा है, और इधर क्या लग रहा है, FC1 लग रहा है, ठीक है। इस तरीके से रोटेट होगा जो कि थीटा एंगल पे, इस तरीके से, ठीक है। अब बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। तो यहाँ से अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिखो तो कितना हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, mv²/r। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, mv²/r। तो जैसे ही ये घूमेगा तो कुछ एंगुलर वेलोसिटी के साथ घूमेगा। ये क्या घूम रहा है, सम ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ये मान लो ओमेगा, और ये भी सेम एंगुलर वेलोसिटी से ये भी घूमेगा, ठीक है। ये भी कितना से घूम रहा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, है ना। इस तरीके से रोटेट कर रहा है। और यहाँ से अगर लिखो v= क्या होता है, v= क्या होता है, R इंटू ओमेगा लिख सकते हैं हम लोग। v= क्या होता है, R इंटू ओमेगा। तो यहाँ से v की वैल्यू पुट कर दो, कितना हो जाएगा, mR ओमेगा, या फिर डायरेक्ट लिख दो R² ओमेगा² क्लियर। तो यहाँ से ये R कैंसिल हो गया, क्या बच गया, mR ओमेगा², ठीक है। ये क्या आ गया आपका, FC आ गया। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना आ गया, mR ओमेगा², ठीक है। तो अगर इस मास के लिए भी निकालो तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट यही लिखता हूँ, कितना हो जाएगा यहाँ से, FC1 = देखो कितना हो जाएगा, m की जगह पे क्या है यहाँ पे, M1, और R कितना है, R1, ठीक। और ओमेगा तो दोनों सेम रहेगा, तो ओमेगा²। क्लियर है। तो ये इतना आ गया आपको, M1 R1 ओमेगा² फॉर FC1 के लिए, ठीक है। तो यहाँ से अब लिख लो, वी नो दैट, यहाँ से वी नो दैट डिस्टर्बिंग मास, पहले लिख लो, डिस्टर्बिंग मास के लिए क्या आया है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना है आपका डिस्टर्बिंग मास के लिए, mR ओमेगा², ठीक है। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 1, ठीक है। फॉर बैलेंस्ड मास के लिए आपका क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स FC1 जिसको डिनोट किया हम लोग, वो कितना है, M1 R1 ओमेगा², इक्वेशन नंबर 2। क्लियर हुआ ये, ठीक है। यहाँ से डिस्टर्बिंग मास के लिए आपका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू कितना है, mR ओमेगा², और आपका जो बैलेंस किए हो उसके लिए कितना है, FC1 M1 R1 ओमेगा², ठीक है। अब देखो इसको क्या करना है, आपको काउंटर बैलेंस करना है। तो बैलेंस करना है तो ये मास क्या होगा, इक्वल होंगे, है ना। ये देखो, ये मान लो रेफरेंस एक्सिस है, तो दूसरे तरीके से समझो कि ऊपर वाला क्या मान लो पॉजिटिव, और नीचे वाला मान लो नेगेटिव, ठीक है। तो ये इसको क्या करेगा, बैलेंस करेगा। क्लियर है। तो देखो इसको बैलेंस करते हैं, तो बैलेंसिंग, फॉर बैलेंसिंग यहाँ लिख दो, फॉर बैलेंसिंग द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या कर दें, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को क्या कर दें, इक्वेट कर दें। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो तो m, यहाँ पे क्या हो जाएगा, mR ओमेगा² इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, M1 R1 ओमेगा², ठीक है। तो यहाँ से देखो ओमेगा² क्या हो गया, कैंसिल आउट। यहाँ से अगर देखो तो क्या हो जाएगा, mR
इक्वल टू M1R1। अब मान के चलो ये कितना आप बैलेंस किए हो, यहाँ पे कितना इस मास को कितना बैलेंस करना है। तो अगर इस मास की वैल्यू फाइंड आउट करनी है M1 की, तो यहाँ से M1 देखो कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर M1 निकालो तो कितना हो जाएगा, देखो MR अपॉन R1। ठीक, तो यहाँ से आप इस तरीके से बैलेंस मास भी निकाल सकते हैं। क्लियर। एक चीज़ यहाँ पे नोट पॉइंट लिख लेना, नोट पॉइंट करके, ठीक है। अब ध्यान से सुनो कि अगर मान के चलो कि क्या चाहते हो आप कि अगर दोनों का डिस्टेंस सेम रख दिए कि ये मान लो R और R1 दोनों सेम रहेगा, तो जितना मास इधर है उतना मास आपको यहाँ लगाना पड़ेगा। बात को समझिए, ठीक है। लेकिन मैं क्या करूं कि इस R1 की वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ा दूं, ठीक है। तो थोड़ा सा जैसे ही बढ़ाओगे तो जो मूवमेंट प्रोड्यूस होगा इसके अंदर वो ज़्यादा हो जाएगा इसके कंपैरिजन में, ठीक है ना। मूवमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। तो जो मूवमेंट प्रोड्यूस होगा इस डिस्टेंस के कारण, तो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R रेडियस होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं थोड़ा सा इससे ज़्यादा रखूँ तो हमें कम बैलेंस लगाने की ज़रूरत पड़ेगा, यानी कि कम मास लगाने की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो इसका रेडियस है उस रेडियस से स्लाइटली ज़्यादा रखते हैं, किसके लिए, इस मास को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से लिख लेना कि जो R1 होता है वो ज़्यादा होता है किससे, R से, किस लिए, फॉर बैलेंस द मास, किस मास को, M को, और बैलेंस द मास M मास को बैलेंस करने के लिए जो डिस्टेंस होता है R1 वो ज़्यादा होता है किससे, R से। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये रहा बैलेंसिंग ऑफ सिंगल रोटेटिंग मास बाय अ सिंगल मास रोटेटिंग इन अ सेम प्लेन, ठीक है। अगर सेम प्लेन में आपको बैलेंस करना है तो इस तरीके से करते हैं हम लोग, और इसका हम लोग मास भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन कर लो। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्या दिया हुआ है। अ 2 kg मास ऑफ डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ मशीन। मान के चलिए पहले क्या बना लो, डायग्राम, यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। ये क्या है आपका, एक्सिस ऑफ मशीन, एक्सिस ऑफ मशीन क्या बोल रहा है, एक्सिस ऑफ मशीन एंड दिस मास इज अनबैलेंस्ड मास ऑफ द मशीन। तो कितना मास दिया हुआ है, 2 kg एट द डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। तो मान के चलिए यहाँ से कितना दिया हुआ है, 2 kg मास दिया गया है, ये मास है, ठीक। इसका कितना दिया हुआ है, ये 2 kg एट द डिस्टेंस कितना है इसका, एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। क्लियर। आगे क्या बोल रहे हैं, और ये बैलेंस कैसा है, अनबैलेंस्ड मास है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बैलेंस मास एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। देखो ये यहाँ से 50 सेंटीमीटर पर एक बैलेंस है ना, बैलेंस मास है, ठीक, 50 सेंटीमीटर पर, और इसका मान लो ये क्या दिया हुआ है, M1 दिया गया, ठीक। यही आपको फाइंड आउट करना है। ये तो आप लोग आसानी से फाइंड आउट कर लोगे, है ना। अभी बताया हूँ कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक। अगर ये सब कर लेते हो तो वीडियो को पॉज कर लो और खुद से करो, ट्राई करो। चलिए देख लेते हैं यहाँ सॉल्यूशन कितना होगा। पहले लिख लो M 2 kg गिवन है, और R दिया हुआ है आपका 30 सेंटीमीटर, और यहाँ पे R1 दिया गया है 50 सेंटीमीटर, और M2 दिया गया है, M1 दिया गया है। M1 आपको फाइंड आउट करना है ना, M1 क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से फार्मूला निकाल लेते हैं आप लोग, क्या था आपका, MR इक्वल टू M1 R1, है ना। तो आपको क्या निकालना है, आपको M1 निकालना है। तो M1 निकालने के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे MR अपॉन R1, ठीक है। ये सारा वैल्यू गिवन है। M कितना दिया हुआ है आपका 2 kg, ठीक। R दिया हुआ है 30, और ये R1 दिया गया है 50। क्लियर। यहाँ सॉल्व कर दो, कितना हो जाएगा, 60/50 कट गया, ठीक है। कितना जाएगा, 1.2, है ना। 1.2 क्या आ गया, kg,
क्लियर। देखो अब इसको ध्यान से देखो कि कितना आया है, इसको समझने की कोशिश करो कि देखो अगर मैंने यहाँ पे अनबैलेंस कितना था 2 kg का था, अच्छे से समझना, अनबैलेंस था 2 kg का, ठीक है, और हमने अनबैलेंस मास कितना लगाया 1.2 kg। यही चीज़ अभी समझा रहा था आपको कि देखो मैंने यहाँ पे क्यों ये कम लगाना पड़ा मास, क्योंकि हमने इसका डिस्टेंस को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, है ना। देखो यहाँ पे 30 सेंटीमीटर था तो यहाँ मैंने क्या कर दिया 50 सेंटीमीटर, और मास क्या करना पड़ा कम, यहाँ पे 2 kg है और यहाँ पे 1.2 kg से ही ये मास क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। क्लियर है बात। तो इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रहा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए अब दूसरा देखेंगे, दूसरा केस देखते हैं। चलो इसको नोट डाउन कर लो।